हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों, मित्रों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है उर्दू का जन्म कैसे हुआ। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि मैंने जानकारी काफ़ी इकट्ठा किया है। उर्दू का जन्म कैसे हुआ, उर्दू कहाँ से आया, उर्दू का पहला अखबार कौन सा छपा, प्रेमचंद ने क्या सबसे पहले उर्दू से ही अपने लेखन कार्य की शुरुआत किए थे। नवाब राय के नाम से प्रेमचंद ने उर्दू की लेखन कार्य शुरू किया था और बाद में वो हिंदी में आए। अब है कि उर्दू का जन्म हुआ, उर्दू के जो जनक कौन हैं, उर्दू में कितनी ध्वनियाँ हैं, उर्दू में कितने अक्षर पाए जाते हैं, उर्दू के पहला विद्वान कौन थे, ये सारी बातें हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कोई भी भाषा इस धरती पर बनते कैसे हैं। आपको बता दें, इस वक्त पृथ्वी पर टोटल जो आपको भाषाएं हैं वो 2796 हैं। 2796 भाषाएं हैं। अब इतनी सारी भाषाएं कैसे बनी, तो मैं कुछ धर्म ग्रंथों को पढ़ा था जिसमें पता चला कि भगवान ने शुरू में तो एक ही भाषा बनाया, लेकिन बाद में उन्होंने ही इतनी सारी भाषा बना दी पाप को रोकने के लिए, ताकि भाषा अलग अलग रहेगा तो पृथ्वी पर पाप जल्दी से फैल नहीं पाएगा। क्योंकि जब पाप फैलता है तो भगवान को खत्म करना होता है, पूरा पृथ्वी को नाश करना पड़ता, और वो ऐसा नहीं चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि भाषा इतनी सारी बना दी। चलो, ये तो धर्म की बातें हैं। हमने जो जानकारी इकट्ठा किया है कि उर्दू का जन्म कैसे हुआ, तो किसी भी भाषा का जन्म जो होता है वो भाषा के अपभ्रंश के कारण होता है। जब भाषा में अपभ्रंश आ जाता है, ये भाषा का अपभ्रंश क्या होता है, कोई भी भाषा किसी भी विशेष जगह पर बोली जा रही होती है और वहां पर कुछ बाहरी लोग आते हैं, उनकी भी अपनी भाषा होती है। वो अपनी भाषा का एक दो शब्द यहाँ के भाषा में मिला देते हैं। उदाहरण के लिए आपको आपके देश में उर्दू का कैसे आया, तो और किसने लाया, तो भारत में मान लो हिंदी या संस्कृत चल रहे थे। हिंदी संस्कृत तो चल ही रही थी, उस बीच में कुछ विदेशी आक्रमणकारी आ गए, जैसे बख्तियार खिलजी आ गए, बाबर आया, मोहम्मद गोरी आया, गजनी आया, सब आया। तो यहाँ पर हिंदी या संस्कृत या अवधी इस तरह के भाषा तो चल ही रही थी, लेकिन जब ये विदेशी आक्रमणकारी आए, लुटेरे आए, तो ये सालों साल यहाँ रहे भी थे। बाबर ने तो अपनी खानदान और वंश ही बसा दिया यहाँ पर। तो जब ये लोग आए तो इन्होंने अपनी भाषा लाया और भारत में चल रही भाषा को सीखा और उसमें इन्होंने अपनी भाषा का भी शब्द प्रयोग करने लगा। इस तरीके से भाषा में अपभ्रंश पैदा होता है और एक नए भाषा का जन्म होता है। तो अब आप समझ गए। आप ही मान लो कि आप इटली चले जाओ। जब इटली जाओगे तो सबसे पहले आप वहां पर रहने लगोगे और साल दर साल अगर रहोगे तो आपको इटली की भाषा सीखनी पड़ेगी। जब आप इटली की भाषा सीखोगे तो वो तो सीख जाओगे, लेकिन साथ में आप क्या करोगे कि जब भी इटली बोलोगे तो गाहे बगाहे या कैसे न कैसे करके आपकी भी भाषा का एक दो शब्द उसमें मिलना शुरू हो जाएगा। और फिर कोई और जगह से लोग आएंगे इटली में, उनकी भी अपनी भाषा होगा, वो भी पहले इटालियन सीखेंगे और इटली की भाषा सीखने के बाद वो भी अपनी भाषा को के कुछ शब्द उसमें कभी न कभी यूज कर देंगे। इस तरीके से आपकी भाषा, कोई दूसरे व्यक्ति की भाषा, ये सब मिलकर के
इटली में इटालियन भाषा तो था ही, एक नई भाषा का जन्म हो जाएगा। यही भारत में भी हुआ। भारत में अरबी लोग आए, फारसी लोग आए, वो अरबी और फारसी शब्दों को लेकर आए, चाहे वो बाबर हो या खिलजी हो या गोरी हो या गजनी हो, वो यहाँ आए। यहाँ पर हिंदी संस्कृत चल रहा, हिंदी संस्कृत लोग बोलते थे। उसमें जब ये गोरी खिलजी सब आए तो उसने अरबी और फारसी भाषा का उसमें मिक्स किया और फिर यहाँ पर उर्दू का जन्म हुआ। किस में मिक्स किया? हिंदी में मिक्स किया। हिंदी में अरबी और फारसी के मिक्स होने से उर्दू बना, और जब उर्दू में संस्कृत को मिक्स किया तो उर्दू काफी समृद्ध हो गया। अब आप देखोगे हिंदी बोलते हो तो आप देखोगे बहुत सारे उर्दू के वर्ड यूज करते हो, जैसे शख्स उर्दू वर्ड है और व्यक्तित्व हिंदी वर्ड है। ऐसे ही करके आप कई सारे शब्द को आप देखोगे कि आप उसको यूज करते हो। जैसे कि आप बधाई देते हो और कहते हो दिवाली मुबारक हो या दिवाली की बधाई। बधाई हिंदी शब्द है और मुबारक उर्दू शब्द है। ये मुबारक फारसी और अरबी का मिक्स रूप है। तो आइए अब जानते हैं कि उर्दू का जन्म भारत में हुआ या कहीं और। तो मैं बता दूं, उर्दू किसी भी एक देश में जन्म नहीं हुआ है उर्दू का। हालांकि ये माना जाता है कि उर्दू की शुरुआत ईरान में हुआ, लेकिन ईरानी उर्दू अलग है और भारतीय उर्दू अलग है। इसका साफ मतलब है कि उर्दू जो भारत में है उसका जन्म भारत में ही हुआ है, किसी और देश से उधार में उर्दू नहीं लिया गया है। उर्दू जो है वो भारत में है और भारत में ही इसका जन्म हुआ है। क्योंकि ईरानी उर्दू तो है, लेकिन ईरानी उर्दू और भाषा अलग है, आप जान सकते हो। मुझे भी जानकारी मिला, जब मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा था तो मुझे भी यही जानकारी मिला कि उर्दू का जन्म और शुरुआत ईरान में हुआ। लेकिन मैंने तुरंत पाया कि ईरान में तो अलग उर्दू है, ईरानी भाषा ही अलग है। हमारी तरह उर्दू तो वो नहीं बोलते भारत की तरह। तो भारत में जो उर्दू है वो भारत में ही इसका जन्म हुआ है, और वो अरबी और फारसी के मिक्स होने से बना है। किस में मिक्स हुआ? हिंदी में मिक्स हुआ, तब वो उर्दू बना। और बाद में जब संस्कृत भी ये लोग मिक्स कर लिए उर्दू में तो ये और समृद्ध हो गया। उर्दू का यूज देखोगे शेरो शायरी जब करते हैं तो हिंदी से ज्यादा आपको अच्छा शेरो शायरी उर्दू में आपको सुनना अच्छा लगता है। इसलिए अब देखेंगे उर्दू के जनक कौन थे। उर्दू के जनक थे मौलवी अब्दुल हक। उर्दू के जनक कौन थे? मौलवी अब्दुल हक, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले उर्दू को मानसिक रूप तथा व्याकरण का रूप दिया था। उर्दू का पहला विद्वान अमीर खुसरो था। इन्होंने रख्ता का जन्मदाता इनको माना जाता है, यानी कि उर्दू को लयबद्ध करके लिखना, उसके चित्र को उभारना, ये अमीर खुसरो ने किया था। उन्होंने किताब भी लिखा था और इसीलिए पहला विद्वान अमीर खुसरो था और उर्दू के जन्मदाता मौलवी अब्दुल हक को माना जाता है। ये हालांकि अमीर खुसरो भारतीय नहीं थे, लेकिन मौलवी अब्दुल हक भारतीय थे। अब उर्दू में अक्षर कितने हैं? उर्दू में कुल मिलाकर टोटल 39 अक्षर हैं। 39 हैं, 39, लेकिन आपको 52 और 58 अक्षर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अक्षर मतलब अल्फाबेट। अब आप समझ गए हो कि उर्दू का जन्म अरबी फारसी का हिंदी में मिलने से हिंदी का ही अपभ्रंश हुआ, और फिर यानी कि हिंदी में मिलावट आ गई। अपभ्रंश का मतलब मिलावट आ गई। पहाड़ों में अपभ्रंश होता है, जमीनों में दरारें पड़ती है तो अपभ्रंश होता है, और संस्कृत भी मिला। अपभ्रंश की ये शुरुआत जो हुई भारत में 13वीं शताब्दी में, यानी कि उर्दू भाषा भारत में 13वीं शताब्दी में आया है।
और उर्दू में सबसे पहले शेरो शायरी करने वाले थे कौन? दुनिया सब उसको जानते हैं, दुनिया में उसको सब जानते हैं, वो है गालिब। गालिब ने उर्दू को शेरो शायरी का रूप दिया। हालांकि गालिब के जीते जी उनकी कोई भी शेरो शायरी पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनके मौत के बाद आज भी हम लोग उनके शेरो शायरी को पसंद करते हैं। उनके शेरो शायरी वाली किताब का नाम है दीवाने गालिब। तो ये था। इसके बाद देखते हैं कि उर्दू के अक्षर अल्फाबेट के कितने प्रकार हैं। तो उर्दू के अक्षर अल्फाबेट के 3 प्रकार हैं। एक मूल, यानी कि मूल में 39 अल्फाबेट अक्षर हैं। दूसरा अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब 1 2 3 4 और जोड़ा गया है। और तीसरा है ध्वन्यात्मक। तो उर्दू के अक्षर के अल्फाबेट के 3 भेद हैं। पहला है मूल, दूसरा है अतिरिक्त और तीसरा है ध्वन्यात्मक। मूल मतलब मूल 39, अतिरिक्त मतलब जो 5-6 अतिरिक्त हैं, और ध्वन्यात्मक जो है वो इनके लगभग जो है वो 12-13 है, टोटल मिलाकर के 52 या कहीं कहीं 58 भी देखने को मिला है। 52 से 58 तक की भी मुझे जानकारी मिली है। अगर आप चाहते हो कि उर्दू का कौन कौन से बुक हैं जो बहुत अच्छी है, तो मैंने जो बुक पढ़ी है वही बताऊंगा। मैंने बुक पढ़ा है आग का दरिया, उसके बाद जाविया, अलीपुर का अली और उदास नस्लें, ये पढ़ा है। प्रेमचंद जो थे वो जब ये शुरू किए पुस्तक लिखना तो वो उर्दू से ही शुरू किए थे। हिंदी में इतनी पुस्तक नहीं लिखे जाती थी। उर्दू जो थे उसमें अरबी फारसी मिलने से भारी भरकम शब्द सब बनता था, और उस शब्दों के कारण लोग उर्दू के भारी भरकम शब्दों को पसंद करते थे और किताबें पढ़ना पसंद करते थे। इसलिए प्रेमचंद जी ने सबसे पहले नवाब राय के नाम से वो लिखते थे, और सबसे पहला बुक 1909 में प्रेमचंद ने सौजे वतन लिखा था। सौजे वतन उर्दू में ही था। इसके बाद असरारे माबिद लिखा था। असरारे माबिद उनका प्रकाशित उर्दू में नहीं हुआ था, बाद में उसको हिंदी के नाम से देवस्थान रहस्य के नाम से असरारे माबिद को प्रकाशित किया गया नया नाम देकर। लेकिन लिखा था उन्होंने उर्दू में असरारे माबिद, और पहला बुक था उनका सौजे वतन 1909 में, और वो उर्दू में ही प्रकाशित हुआ था, लेकिन नवाब राय के नाम से, प्रेमचंद के नाम से नहीं। भारत का पहला उर्दू अखबार जो था वो था जाम ए जहान नुमा। भारत में उर्दू टाइपराइटर जो है 1911 में आया था, जिससे न्यूज़पेपर को छापना ये लोग शुरू किए थे। क्या उर्दू के भी भेद है? हाँ, अभी आपको मैंने बताया था कि ईरान में कहते हैं उर्दू की शुरुआत हुई, लेकिन वो उर्दू अलग है, तो उसको बोलेंगे ईरानी उर्दू। भारत की उर्दू 13वीं शताब्दी में ये बनना शुरू हुआ। हिंदी में अपभ्रंश के आने के कारण, हिंदी में फारसी और अरबी को मिलने के कारण 13वीं शताब्दी में तो भारतीय उर्दू अलग हुआ। और फिर जैसे कि आप देखते हो सब भाषा अलग अलग है। आप रोम में चले जाओ, रोम में भी उर्दू बोला जाता है, लेकिन उसको रोमन उर्दू कहते हैं, वो भारतीय उर्दू से मेल नहीं खाता है। इटावली उर्दू भी है, इटली में जाओ वहां भी उर्दू है, लेकिन वो इटावली उर्दू है। आप फारस में जाओ, फारसी भाषा तो है ही, लेकिन वहां भी एक उर्दू है, वो फारसी उर्दू है। वो फारसी भाषा से नहीं मिलता वो उर्दू भी अलग है, और भारतीय उर्दू तो अलग है ही। बुक में तो बिल्कुल, अगर बुक की बात आएगी तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन लेखक की बात आएगी तो मिर्जा गालिब से ही लोग उर्दू को पहचानना शुरू किया जब मिर्जा गालिब आए। हालांकि उससे पहले मैंने बता ही दिया, अमीर खुसरो आए थे। अमीर खुसरो ने वो विद्वान थे जिन्होंने रख्ता का जन्मदाता माना जाता है, और उन्होंने विद्वान के रूप में किताब भी लिखा। उर्दू के जनक मौलवी अब्दुल हक थे। उर्दू का जन्म
किसी एक देश में नहीं, जिस देश में गया उसमें कई भाषाओं के मिक्स होने से उर्दू बना है, और भारतीय उर्दू भी वही है। भारतीय उर्दू, ध्यान रखना, बिना संस्कृत शब्द के ये समृद्ध हो ही नहीं सकता। और भारत की जो अभी हिंदी है ये भी काफ़ी समृद्ध हो गया है, इसने भी उर्दू का काफ़ी शब्द लेकर के आज भारतीय हिंदी भी समृद्ध हो गया है। तो ये था आप लोगों के लिए उर्दू का जन्म कैसे हुआ उसके बारे में जानकारी। फिर से हम आपके लोगों के लिए किसी और भाषा की जानकारी लाएंगे कि कैसे आया। तब तक के लिए ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट करके बताना, लाइक करना, और अच्छे लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।